तो बिहार में प्रशांत किशोर का जन सुराज चर्चा में है, और जन सुराज जब आया है चर्चा में तो जेपी आंदोलन की याद भी बरबस जहन में ताज़ा हो जाती है। अभी मेरे साथ हैं भागलपुर विश्वविद्यालय के गांधी विचार विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष, छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के प्रदेश संयोजक। आपको याद होगा कि जेपी ने छात्र युवा संघर्ष वाहिनी का गठन किया था और उसके ये प्रदेश संयोजक हुआ करते थे। मेरे साथ हैं प्रोफेसर विजय कुमार जी। हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जेपी आंदोलन और प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं बिहार में बदलाव के लिए वो राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं, एक नई राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं, उसमें क्या अंतर है, फ़र्क है? जेपी कैसे आंदोलन को आगे बढ़ाने में सफल रहे थे और प्रशांत किशोर कहाँ चूक रहे हैं? प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तो प्रशांत किशोर जन सुराज के सूत्रधार बहुत चर्चा में हैं जन सुराज को लेकर, और इस समय जेपी आंदोलन की याद ताज़ा हो रही है। लोग चर्चा कर रहे हैं भाई कि जेपी ने बिहार में बदलाव के लिए या देश में बदलाव के लिए एक आंदोलन छेड़ा था। उस आंदोलन की शुरुआत गुजरात से हुई थी, जहाँ तक मुझे याद है 1973 से। वो कैसे शुरुआत हुई थी, फिर कैसे आगे आंदोलन बढ़ा और क्या बदलाव हुआ? जयप्रकाश जी अपने प्रारंभिक जीवन में मार्क्सवादी थे। जब वो पढ़ाई पूरी करके लौट रहे थे तो बम्बई में उस समय के साम्यवादी लोगों ने नारे लगाए थे, भारत का लेनिन जयप्रकाश। जयप्रकाश जी की पत्नी प्रभावती जी थीं, जिनको बापू अपनी बेटी मानते थे। और जब जयप्रकाश जी अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे तो उस ज़माने में प्रभावती जी गांधी के आश्रम में रहने साबरमती चली गई, वर्धा चली गई, उनके साथ ही रहती थी। प्रभावती जी उस समय के बड़े लोग ब्रजकिशोर बाबू की बेटी हुआ करती थी। तो जेपी जब आए लौटकर पढ़ाई पूरी करके तो 1952 में एक उपवास हुआ, उनके द्वारा 21 दिनों का उपवास किया गया। और 52 या 53 साल में, थोड़ा अगर गलत बोल रहा हूँगा तो देख लेना पड़ेगा। उस उपवास के बाद उन्होंने एक लेख लिखा, अच्छाई के लिए प्रेरणा, और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि साम्यवादी दर्शन में जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का विचार है, वो विचार मनुष्य को अच्छाई की प्रेरणा नहीं देता है। तो अच्छाई की प्रेरणा कहीं और से आती है। एक वैचारिक बात थी। ये वो दौर था जब पूरे देश में अलग अलग तरह के प्रयोग चल रहे थे। समाजवादी लोग प्रयोग कर रहे थे, जेपी स्वयं समाजवादी पार्टी में थे। 52 के चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी बुरी तरह हारी और विनोबा जी का भूदान आंदोलन शुरू हो गया था। जेपी उस आंदोलन में गए। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी ब्लॉक में नक्सल आंदोलन तेज हुआ था और उस आंदोलन में कई हत्याएं हो गई थी। जयप्रकाश जी मुजफ्फरपुर गए और उन्होंने तय किया कि भूदान ग्रामदान की दृष्टि से मुसहरी में काम करेंगे। वहाँ काम शुरू किया उन्होंने। उस काम को करते हुए वो इस निष्कर्ष की तरफ बढ़ते चले गए कि केवल एक खास इलाके में काम करते रहने से बड़े परिवर्तन की बात नहीं हो सकती है। तो वहाँ 2 किताबें उनके सामने आई, एक वाई सोशलिज्म, समाजवाद क्यों, और दूसरा फेस टू फेस, आमने सामने। और एक निष्कर्ष आया कि एक बड़े जन आंदोलन की ज़रूरत है। अब जयप्रकाश जी सर्वोदय में आ चुके थे, विनोबा जी के साथ थे, भूदान ग्रामदान में थे, मुसहरी जैसे काम में लग गए थे। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जयप्रकाश यूं ही जयप्रकाश नहीं हो गए थे। हाँ, बहुत कहानी है जयप्रकाश को जयप्रकाश बनाने की। तो आज़ादी के आंदोलन में की कहानी, मार्क्सवादी जयप्रकाश की कहानी, समाजवादी जयप्रकाश की कहानी और गांधी जी के विचारों से प्रेरित होने वाले जयप्रकाश की कहानी, विनोबा के अनुयायी बनने की कहानी, इन कहानियों से गुजर कर जयप्रकाश आए थे
और एक निष्कर्ष उन्होंने निकाला था कि अब एक बड़े जन आंदोलन की ज़रूरत है देश को, खासकर बिहार को। इस बीच गुजरात में नवनिर्माण समिति बना, छात्रों ने बनाया। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है मनीषी जॉनी उसके कन्वेनर हुआ करते थे। 1973 की बात है ये। 73 की बात है। और गुजरात विधानसभा के विघटन का मांग उठा। मोरारजी भाई अनशन पर गए, गुजरात विधानसभा भंग हुई, सरकार गिर गई। सरकार गिर गई चिमन भाई पटेल की, और नई सरकार आ गई। छात्रों का उत्साह बढ़ गया होगा कि भाई हमारी आंदोलन की जीत है, चिमन भाई पटेल की सरकार गिर तो गई। गुजरात के छात्रों ने जयप्रकाश जी को बुलाया था। जेपी वहाँ गए थे और बच्चों से मिलकर आए थे। मिलकर आने के बाद एक लेख लिखा जेपी ने। उस लेख का शीर्षक था लोकतंत्र के लिए युवा, और उन्होंने घोषित किया कि अब दुनिया में जो नई क्रांति होगी उसकी अगुवाई युवा करेंगे। मार्क्सवादी फ्रेम से बाहर निकले। मार्क्सवाद में युवा जैसा कोई टर्म नहीं है, वहाँ वर्गीय विश्लेषण है। तो ये लेख काफ़ी पढ़ा गया देश भर में। और जेपी के मुझे लगता है कि विचारों से देश तभी अवगत हुआ उसी लेख के जरिए। नहीं, जेपी को पहले से भी लोग जानते थे। भाई भारत में तो ये कहा जाता था कि नेहरू के बाद कौन, तो जयप्रकाश का नाम आता था, जिसको उन्होंने इनकार कर दिया था। तो ये जो 30-40 साल बियाबान में भटके थे जयप्रकाश जी, 1952 से 53 से लेकर के 1974 तक, एक बड़ी विरासत थी 73 तक की। 40 साल 30 साल का बियाबान में भटकना, वहाँ से जयप्रकाश एक अलग ढंग से बाहर निकले। तो बिहार में जब छात्र सुगबुगाहट हुई, अनरेस्ट था, तो पटना विश्वविद्यालय में व्हीलर सीनेट हॉल में छात्र नेता सम्मेलन हुआ। और उस समय हम लोग बहुत सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सवालों पर बहस किया करते थे। तो उस ज़माने में बारसा संधि और नाटो संधि को लेकर एक बड़ा डिबेट होता था। हम लोग कम्युनिस्ट साथियों को चिढ़ाते थे कि भाई मास्को में वर्षा होती है, तुम लोग छाता भारत में लगा लेते हो। ये सब मजाक चलता था आपस में। नक्सल आंदोलन शुरू हो गया था, और पटना यूनिवर्सिटी में भी नक्सल आंदोलन से प्रभावित लड़कों का एक अच्छा ग्रुप बन गया था। तो व्हीलर सीनेट हॉल में जो छात्र नेता सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में बलदेव झा, अब आसीन से भी नहीं है वो, वही अध्यक्षता कर रहे थे। और उस समय ये जो दलों से जुड़े हुए लोग थे, चाहे लालू जी हों, नीतीश जी हों, वशिष्ठ नारायण सिंह हों, मिथिलेश जी हों, जितने नाम आप ले सकते हैं छात्र आंदोलन के चमकते सितारे जिनको आज लोग मानते हैं, जेपी के सब चेले वहाँ थे। ये कोई जेपी के चेले नहीं थे। अच्छा, नीतीश कुमार, लालू यादव कोई जेपी के चेले नहीं थे। ये पहले से किसी न किसी दल के कार्यकर्ता थे। और जेपी ने तय कर लिया था कि हम आगे जो काम करेंगे समाज में, उसकी 2 बुनियादी शर्तें थी, निर्दलीयता और शांतिमयता। इसको केंद्र में रखकर जेपी कोई बात सोचते थे। तो ये सभी दलों से जुड़े हुए लोग थे। इनके अपने प्रॉब्लम थे कि लड़ते लड़ते समाजवादी लोग बूढ़े हो गए थे, थक गए थे, बहुत सारे लोग, सत्ता मिल नहीं रही थी उस रूप में। 67 में थोड़ी राहत मिली थी, तो वो भी फेल हो गया था। देश भर में अनरेस्ट था। तो ये लोग जुटे। मुजफ्फरपुर में कोई छात्र नेता नहीं गए थे, वहाँ तो जमाखोरी के खिलाफ आंदोलन हो रहा था। और तरुण शांति सेना ने आंदोलन किया था, जो जेपी की सेना थी। गया में गोली चल गई थी, भागलपुर में गोली चल गई थी, कई जगह छात्रों पर गोली चली थी। हाँ। और कई छात्र घायल हुए थे। और पटना में भी हुआ था। 18 मार्च को एक जुलूस का आयोजन हुआ। उस आयोजन में कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने कांग्रेस का साथ दिया, खास करके सीपीआई ने। उन लोगों ने 17 मार्च को ही अपना कार्यक्रम तय कर दिया। सीपीएम और नक्सल समूह के लोग थोड़ा सा अपने को बचा रहे थे। 18 मार्च को यहाँ लाठी चली, गोली चली, बुरी तरह से छात्र पिटाए। तो ये सब लोग, मुझे जहाँ तक याद है कि जेपी के एक साथ थे भवेश चंद्र प्रसाद, जो गांधी शांति प्रतिष्ठान का केंद्र यहाँ देखते थे। उनके माध्यम से छात्र नेता लोग जुटे जेपी के पास। और जेपी ने बहुत साफ कहा कि हम
शांतिमयता और निर्दलीयता की शर्तों को नहीं तोड़ सकते हैं। इसलिए आप सबकी हम सुनेंगे, लेकिन हम फैसला लेंगे और वो मानना पड़ेगा। एक सहमति बनी तो जेपी ने स्वीकृति दिया। उस स्वीकृति के बाद बिहार के जनमानस में ये बात थी कि कोई भी आंदोलन जनता की नज़र में विश्वसनीय कैसे होगा। ये कसौटी तब भी थी और आज भी है कि जनता के नज़र में अगर विश्वसनीय आप नहीं होते हैं तो आप वो परिणाम नहीं ले सकते हैं। जो मार्च कैसे हुआ था जी गांधी जी के जेपी के जमाने में? बता रहे हैं, 8 अप्रैल 1974 उस दिन जयप्रकाश जी ने तय किया पहली बार बिहार आंदोलन के समर्थन में सड़क पर आने का तय हुआ। उसके मॉडल पर बात हुई और बहुत स्पष्ट शब्दों में निर्णय लिया गया कि किसी भी दल का कोई भी नेता कार्यकर्ता जुलूस में शामिल नहीं होगा, मौन जुलूस में। तो कर्पूरी जी जैसे लोगों को भी शामिल होने से रोका गया और वो शामिल नहीं हुए। कैलाशपति मिश्र जी शामिल नहीं हुए। जो थोड़े से जेपी के साथ उनके पुराने मित्र थे सर्वोदय आंदोलन के, बुदान ग्रामदान आंदोलन के, वो शामिल हुए। कुछ बुजुर्ग नागरिक शामिल हुए और थोड़े से गैर दलीय नौजवान शामिल हुए। 100 की संख्या लगभग थी। मॉडल ये तय किया गया कि आगे केवल एक बैनर होगा, उस बैनर पर लिखा होगा कि क्षुब्ध हृदय है बंद जुबान। क्षुब्ध हृदय है बंद जुबान, बैनर पर स्लोगन होगा। कोई नारे नहीं लगेंगे, दोनों हाथ पीछे बंधे होंगे, मुंह पर काली पट्टी लगी होगी और थोड़ी बहुत तख्तियां डिमांड से संबंधित लेकर निकलेंगे। जेपी निकले थे अपने आवास कदम कुआं से और वो जुलूस जब पटना की सड़कों पर गुजरा था तो आप कल्पना, हम आज भी मेरे रोए खड़े हो जाते हैं उस दृश्य को देखकर। बड़ा शानदार स्वागत हुआ था जेपी का। छतों से लोग फूल बरसा रहे थे, सड़क के दोनों किनारे लोग हजारों की संख्या में खड़े थे। लगा कि पूरा पटना उमड़ पड़ा है। ये जयप्रकाश जी की क्रेडिबिलिटी थी, ये जयप्रकाश की विश्वसनीयता थी। वहाँ से लड़ाई छिड़ी। बाद के दिनों में कई चरणों से गुजरते हुए आपातकाल लगा, जेपी को जेल में डाला गया, हम सब लोग भी जेल में गए और फिर चुनाव की चुनौती सामने आई। तो उसमें जो दलीय पृष्ठभूमि के लोग थे, जेपी ने महसूस किया था आंदोलन के दौरान कि जेपी बिहार में परिवर्तन की दृष्टि से जो कार्यक्रम देते हैं, उस कार्यक्रम को दल से जुड़े हुए कार्यकर्ता लोग बहुत सम्मान से लागू नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी प्रतिबद्धता तब भी दूसरी थी कि जेपी को सामने रख के सत्ता का कैसे परिवर्तन होगा। और सब लोग अपने अपने लाभ में थे। और हम लोग जो गैर दलीय और निर्दलीय पृष्ठभूमि से आए थे, शांतिमयता में जिनका भरोसा था, तो हम लोग तो जेपी की तरफ देखते थे। तो आपातकाल अगर नहीं लगता तो शायद बात और आगे बढ़ती। इसी क्रम में संपूर्ण क्रांति का विचार आया सामने। अब जो समझना जरूरी है कि बिहार में बिहार के बदलाव की ललक उस जमाने में भी थी और बिहार आंदोलन का एक बड़ा नारा था कि भ्रष्टाचार मिटाना है, नया बिहार बनाना है। उस जमाने में अब्दुल गफूर साहब मुख्यमंत्री थे और कोई ठोस प्रमाण हम लोगों के पास भ्रष्टाचार का उनके खिलाफ नहीं था। तो हम लोग उनके लिए नारे बनाए और नारा सुनेंगे तो आपको भी हंसी आएगी कि इसका भ्रष्टाचार से क्या रिश्ता है। गफूर मियाँ की क्या पहचान, हाथ में लवनी मुंह में पान। यानी उस जमाने में गफूर साहब हम लोगों की नज़र में भ्रष्ट इसलिए थे कि वो ताड़ी पीते थे और पान खाते थे। वही क्या परिभाषा थी भ्रष्टाचार की। और आज के नेताओं की भ्रष्टाचार की मैंने सुना है कि बहुत सारे लोगों का गांजा और दारू और स्मैक से ही नींद खुलती है। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ। ये परिवर्तन हुआ है। उस समय जो जज्बा हम लोगों के मन में था
वो था नया बिहार बनाना है, इससे नीचे कुछ सोचते ही नहीं थे। नहीं तो जेपी इतना बड़ा आंदोलन लेकर चल रहे थे, किया भी खड़ा बड़ा आंदोलन, 100 लोगों को लेकर शुरुआत की। प्रशांत किशोर तो हजारों छात्रों के हुजूम के साथ पहुंच गए गांधी मैदान, लाठीचार्ज हुआ, छात्र पीटे गए। ये भी तो वैसा ही तरीका कुछ अपना सकते थे। मैं उस पर आऊँगा थोड़ी देर में, मैं पहले जेपी आंदोलन पूरा कर लूँ। ये जो पूरा माहौल बना था उसमें एक जज्बा था और 4 बातें तब भी आई थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है, शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करना है, महंगाई से लड़ना है, बेरोजगारी का विकल्प तलाशना है। और जेपी बार बार हम लोगों को प्रेरित करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा नीचे तक जाएं, नीचे तक जाएं। उस समय का जो सामाजिक ढांचा था बिहार का, वो जात पात के मामले में भी थोड़ा ज़्यादा कड़ा था। आज तो 24 में आप देखेंगे तो बहुत सारे बंधन ढीले हुए हैं, एक तरह का खुलापन आया है। पहले जातीय कट्टरता बहुत ज़्यादा थी। हाँ, ज़्यादा इस महीने में कि वो दिखती थी, दूरियां दिखती थी। जिस पूंजी के बल पर सामाजिक न्याय की बात करने वाले हमारे लोग सामने आए, मित्र हैं हमारे, हमको उससे गुरेज नहीं है। आपके मित्र तो लालू जी भी है, नीतीश जी भी है, सारे लोग मित्र रहे हैं। तो वो जो सामाजिक शक्तियां थीं उसको रिलीज कराने का काम जयप्रकाश जी के आंदोलन में हुआ। बड़ी संख्या में उन सामाजिक समूहों से नेतृत्व उभर कर सामने आया, लेकिन वो नेतृत्व उस समय मिला जुला था। ऊंची जात के भी लोग आए थे, अन्य पिछड़ी जातियों से भी लोग निकल के आए थे। जितने नाम आप ले सकते हैं ये सब उसी आंदोलन में नेता बने। भले ये पार्टियों में काम कर रहे थे, सोशलिस्ट पार्टी का बहुत आंदोलन हुआ था, लेकिन जेपी मूवमेंट में एक नेता बनने का अवसर मिला। और इस बात को लेकर हम लोग खुश होते थे कि भाई हमारा साथी लालू मुख्यमंत्री बना है, हमारे साथी नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हैं, ये उत्साह था। आज परिस्थिति बदली है। मुझे लगता है कि हम गांधी को चाहते हैं, हमारे बच्चे भी चाहते हैं, बिहार भी चाहता है, देश भी चाहता है, लेकिन गांधी को प्रयोग में लाने की हमारी तैयारी नहीं है। और वो तैयारी अगर नहीं होगा तो सत्ता बदल सकती है। हम उसमें से निकल के मंत्री संतरी मुख्यमंत्री हो जा सकते हैं, लेकिन बिहार बदल जाएगा ये नहीं हो सकता है। क्योंकि बदलने के लिए जो संकल्प चाहिए वो संकल्प जेपी आंदोलन ने बहुत साफ साफ दिया था और साफ साफ कहा था उन्होंने, जिसको हम समझने के लिए एक शब्द आपको दे सकते हैं। सबका उदय, सब प्रकार से उदय और सबके द्वारा उदय। ये जो एक समरस विचार था सामने, वो सामने आया था। और संपूर्ण क्रांति की परिभाषा ही इस रूप में दी गई थी कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और नैतिक ये सभी प्रकार के परिवर्तन होंगे। तो क्या होगा इस परिवर्तन में? तो हम लोग छोटी छोटी कसौटियाँ बनाते थे कि व्यक्ति बदलेगा, सामाजिक बंधन को ढीला करेगा और आवश्यकता अनुसार सरकार में हस्तक्षेप करेगा। लोक शक्ति मजबूत होगी और उस लोक शक्ति के नियंत्रण में राज्य सत्ता होगी। तो राज्य सत्ता लोक शक्ति के आगे रेस्पॉन्सिव होगा। ये सारी कल्पनाएं थी। लेकिन अब तो लोक सत्ता के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं दिख रहा है राज्य सत्ता को। नहीं है। ये ग्रेजुअली इस पर एक हमला हुआ, बाजार का हमला हुआ, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। जो कोई भी नौजवान, मैं किसी एक की बात नहीं कह रहा हूँ, बिहार में हो या देश के अलग अलग कोने में, अगर वो सोचते हैं कि हमारे जीवन का ध्येय सामाजिक परिवर्तन है, सामाजिक न्याय है, सबका उदय है, तो उनको इस मर्म को समझना पड़ेगा कि परिवर्तन के लिए जो तैयारी होती है वो तैयारी आपको करनी पड़ेगी। वो तैयारी दिख रही है बिहार में अभी। ये तैयारी देश में भी नहीं दिख रही है। नारों में चीज़ें चल रही हैं, मारा मारी, धींगा मुश्ती हो रहा है। नौजवानों को कोई वैचारिक प्रशिक्षण नहीं है। तो तुकबंदी में समाज नहीं बदलता है। समाज जब भी बदलेगा
तो उसको मैं आपको बता रहा था कि कैसे हुआ क्या है इस देश में और दुनिया में। गांधी के ज़माने में आप देखेंगे कि उस समय भी दो श्रेणी में थे लोग। एक वो थे जो गांधी विचार को ज़मीन पर उतारना चाहते थे, एक वो थे जो गांधी जी को आदर देते थे, उनकी इज्जत करते थे, एक सीमा तक उनकी बात को मानते भी थे, लेकिन वो सब लोग सत्ता के आकांक्षी भी थे। किसी एक की बात में नहीं कहा, चाहे गांधी जी के को जरिया बनाना चाहते थे सत्ता पाने के लिए लड़ रहे थे आज़ादी के लिए, तो सत्ता तो आती ही ना। तो एक जो सोच था कि सत्ता के माध्यम से ही परिवर्तन हो सकता है, दूसरा सोच है कि जनशक्ति के बूते हो सकता है। जेपी का कंट्रीब्यूशन ये है कि जनशक्ति को संगठित करो और सत्ता उस जनशक्ति के लोक नीति के सामने रिस्पॉन्सिव होगा, जिम्मेदार होगा। तो गांधी जी के बाद एक बड़ा दौर चला आंदोलनों का, लड़ाई का, झगड़े का, तरह तरह के सवालों का। उस दौर को भी बाजार ने रास्ते पर ला दिया। एक दूसरा दौर आया जो समझना बहुत ज़रूरी है, वो है दौर एनजीओ का। अचानक एनजीओ के माध्यम से काम करने वाले समाज सेवकों की बाढ़ आ गई और रिजल्ट ये निकला कि जो विदेशी ताकतें हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, बाजार की ताकतें हैं, बड़े पैमाने पर उन्होंने बहुत सारे लोगों को तरह तरह के पुरस्कार दे दिए। किसी को नोबेल पुरस्कार दिला दिया, किसी को मैग्सेसे अवार्ड दिला दिया, किसी से राइट टू लाइवलीहुड का अवार्ड दिला दिया। उसमें कई नेता पैदा हुए और उस समय फॉरेन फंडिंग का एक जोर चला। इसी में अन्ना हजारे वगैरह निकले। समझ नहीं पाए, गांधी का नाम जरूर ले रहे थे, लेकिन गांधी का विचार, साधन की शुचिता को लेकर जो गांधी का विचार है कि हमको अगर अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें शुद्ध साधन का उपयोग करना ही चाहिए। ये जो तैयारी नहीं है, एन कैन प्रकारेण जस का तस, चाणक्य की भाषा में साम दाम दंड भेद, जो कुछ भी करना पड़े, सत्ता बदलनी है तो बिहार बदल जाएगा। तो प्रशांत किशोर का जो अभियान है वो तो ऐसा ही दिख रहा है, साम दाम दंड भेद। प्रशांत जी बोल तो नहीं रहे हैं इस बात को, लेकिन बोल तो रहे हैं गांधी के विचारों से प्रभावित हैं, गांधी के सिद्धांतों पर चलते हैं, लेकिन चलते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? भाई गांधी का बैनर तो लगा हुआ है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब हम गांधी विचार कहते हैं तो उसकी जो कुछ बुनियादी शर्तें विकास क्रम में पैदा हुई हैं, गांधी को अगर आप 1948 तक छोड़ देंगे तो बहुत सारी विसंगतियां आपको दिखेंगी उनके विचार पे भी। लेकिन उस परंपरा को जब आप देखेंगे तो उस परंपरा में जब विनोबा जी भी आए, उसी परंपरा में डॉक्टर लोहिया आए, उसी परंपरा में जयप्रकाश आए, उस परंपरा में अंबेडकर आए, ये सब लोग आए। और जो शिक्षा के सवाल हैं, रोजगार के सवाल हैं, महंगाई के सवाल हैं, भ्रष्टाचार के सवाल हैं, सत्ता और संपत्ति में सबकी हिस्सेदारी का सवाल है, पंचायती राज का सवाल है, पानी का सवाल है, ये जो सारे सवाल हैं, पर्यावरण के सवाल, आज जो पूरी दुनिया में चार चीज़ें बड़ी भयानक रूप से सामने आ रही हैं। एक ग्लोबल वार्मिंग सामने आ रहा है, पर्यावरण प्रदूषण सामने आ रहा है, जनसंख्या का संताप बढ़ रहा है, घरेलू हिंसा से लेकर अंतर्राष्ट्रीय हिंसा तक व्यापक रूप ले रहा है, पूंजी का पाप सर चढ़ के बोल रहा है। इसका मुकाबला अगर हम नहीं करेंगे तो बदलाव का क्या मतलब है? इस पर विचार अगर नहीं करेंगे, इसको लेकर अगर हम सत्ता को कटघरे में खड़ा नहीं करेंगे तो सत्ता तो बदली है आज़ादी के बाद। जब भी बदलाव के लिए लड़ाई होता है, संघर्ष होता है, कोई शुरू करे, आप जुड़ जाते हैं। जन स्वराज को भी समर्थन आपने दिया, लेकिन आपको क्या लग रहा है, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरता हुआ दिखाई दे रहा है जन स्वराज? अगर मुझे आप ईमानदारी से पूछें तो मुझे लगता है कि गांधी के विचारों को लेकर कोई गंभीर चिंतन हो रहा है, ऐसा मुझे नहीं दिखता है। साथी क्षमा करेंगे, मुझे नहीं दिखता है। गांधी जी कहते थे, कहीं मैंने पढ़ा है, लिखा है उन्होंने, कि अगर मुझे 1 घंटे भी हिटलर बनने का मौका मिले तो मैं सबसे पहले शराबबंदी लागू करता, और जो पीकर मरते शराब
उनको मुआवजा भी नहीं देता। इस कितना सच है? आप तो गांधी जी को बहुत बढ़िया से जानते हैं। शराबबंदी का सवाल हो, साधन की शुद्धता का सवाल हो, निजी तौर पर कठिनाइयों को झेलने की तैयारी का सवाल हो, ये सब कुछ गांधी की कुछ बुनियादी शर्तें हैं परिवर्तन के लिए। ये शर्तें मुझे आज के सामाजिक जीवन में नहीं दिख रहा है। मैं केवल एक बात किसी की नहीं कर रहा हूँ, सामाजिक जो क्रियाएं हो रही हैं उसमें अपवादों को छोड़कर आज गांधी एक तरह से मुखौटा टाइप चीज़ हो गया है। जन सुराज के भी मुखौटा ही है गांधी ना। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि सरकार बनी तो सबसे पहले शराबबंदी खत्म करेंगे, यानी शराब बेचवाएंगे। अब कह रहे हैं कि गांधी का मुखौटा लगा। मुझे लगता है कि वैचारिक बातचीत को केवल एक जगह केंद्रित नहीं कीजिए। ये ठीक बात है कि आज वो प्रक्रिया चल रही है, आपके मन में भी प्रश्न स्वाभाविक रूप से आएंगे। मैं बात कह रहा हूँ दूसरी चीज़ों कंक्लूड करना चाहता हूँ कि वैचारिक परिवर्तन के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए, आर्थिक परिवर्तन के लिए, सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए, शैक्षणिक परिवर्तन के लिए जो कमिटमेंट चाहिए, जो व्यूह रचना चाहिए, वो नहीं दिख रहा है। और जनता के मन में कोई उत्साह भी नहीं दिख रहा इन चीज़ों को लेकर। जेपी तो 100 लोगों को लेकर निकले थे, पूरा पटना उमड़ गया था, आपने तो देखा था ना, उसके साक्षी हैं। आज है वो जुनून जनता में, वो है। यही मैं कहना भी चाह रहा हूँ कि आज क्या बात है कि लोग इस तरह के बदलाव के नारों से परेशान होते हैं, रुचि नहीं लेते हैं, या उनका मन तैयार नहीं होता है। इस पर मूल्यांकन करना चाहिए। ये ऐसा नहीं चलेगा कि हम कभी आंदोलनकारी हो जाएंगे, कभी सत्याग्रही हो जाएंगे, गांधी भी आ जाएगा। आज जो चुनौती है वैचारिक, वो चुनौती भारतीय समाज के लिए और बिहार के लिए बहुत ज़्यादा चुनौती है। क्योंकि देखिए, मार्क्सवाद अपनी गति चल रहा है, अन्य विचार दूसरी जगह चल गए हैं। अगर विचार के तौर पर आप कहिएगा तो वैचारिक दुनिया में दो नाम बड़ी मजबूती से चल रहा है, एक गांधी का, दूसरा बाबा साहेब अम्बेडकर का। मुझे लगता है कि जो परिवर्तन में भरोसा करता है, बदलाव में विश्वास करता है, उनका दायित्व है कि गांधी और अम्बेडकर के अनुयायियों में भी और उनके विचारों में भी जो तालमेल के बिंदु हैं, सहमति के बिंदु हैं, उस पर काम करने की ज़रूरत है और उसको अगली लड़ाई का औजार बनाने की ज़रूरत है। तो पुरानी जो चीज़ें हो गई हैं, क्योंकि मुझे जवाब अब सामंती शक्तियों का नहीं देना है, मुझे जवाब देना है गांधी दृष्टि से, अम्बेडकर की दृष्टि से, जयप्रकाश की दृष्टि से, विनोबा की दृष्टि से, लोहिया की दृष्टि से। आज जो बाजार की ताकत है उसका विकल्प हमको देना है। आपको बाजार से लड़ना है, अभी तो लड़ना ही पड़ेगा। अब मैं एक जानकारी आपसे रखना चाह रहा हूँ, डिमांड को भी नए सिरे से उठाना पड़ेगा। लकीर का फकीर बनने से नहीं चलेगा काम। जैसे आप मनरेगा का पूरा विश्लेषण कर लीजिए, उसके जो रिजल्ट आ रहे हैं उसका निष्कर्ष ये निकल रहा है कि मनरेगा को कृषि क्षेत्र से जोड़ देना चाहिए। ये नए तरह का डिमांड है, इसको उठना चाहिए, राजनीतिक एजेंडा पर आना चाहिए डिमांड। उद्योगों के विकास के लिए खेत छीने जाएंगे, कॉर्पोरेट खेती के लिए खेत छीने जाएंगे, तो क्या किसानों को उस कंपनी में, उस फैक्ट्री में हिस्सा मिलने वाला है? लड़ाई का ये नया आयाम खुल रहा है। परंपरागत रोजगार पूरे बाजार की ताकत ने समाप्त कर दिया और नया रोजगार दिया नहीं। तो नए रोजगार नहीं मिले, ट्रेनिंग नहीं मिला, पूंजी नहीं मिली, और पुराने जो बचे खुचे रोजगार थे वो भी खत्म हो गए। तो आदमी धीरे 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 खेतिहर मजदूरों में बदलता चला गया और आज खेती पर खेतिहर मजदूरों का बोझ बढ़ गया। इन सब चीज़ों को गंभीरता से वर्कआउट करना। अब नारे लगते हैं, भाई हम लोग तो इस तरह से सोच नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। अब कोई आता है, वो कहता है कि पटना को पेरिस बना देंगे। ये भाई काहे को पेरिस बना दोगे? अगर पेरिस बना दोगे तो पेरिस का प्रदूषण कहाँ ले जाओगे? कुछ तो बताओ।
कि पेरिस उठा के ले आओगे यहाँ? क्यों पेरिस बनाना चाहते हो पटना को? ये तुकबंदियों में पटना को तो पाटलिपुत्र बना दो, वही काफ़ी है। आज क्या हुआ है, राजनीतिक दलों ने जो हथकंडे अपनाए हैं, कोई 3,000 दे रहा है, कोई 5,000 दे रहा है। हम तो कह रहे हैं कि अगर हिम्मत है राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, चुनावी ताकतों को, तो वो बैठे हैं। क्यों 1,000 2,000 दोगे? पूरे के पूरे इंतजामिया का, सरकारी क्षेत्र का आंकड़ा ले लीजिए। लोगों के भलाई के नाम पर जितने विभाग हैं, जितने कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, बहाल किए गए हैं, यानी सरकारी कोष से जिनको पेमेंट मिल रहा है, उसको जोड़ लें आप। छोड़ दीजिए सारी चीज़ें आप निजी क्षेत्र में अगर दे भी देते हैं, मैं निजी क्षेत्र के खिलाफ हूँ देने के, तब भी मैं कह रहा हूँ कि प्रत्येक वोटर को, प्रत्येक नागरिक को 20,000 रुपया महीना पेंशन दिया जा सकता है। जोड़ के गणित उठा के देख लीजिए आप। मतलब कैसे सबको 20,000 रुपया पेंशन दिया जा सकता है, ये बताइए। जो खर्चे हो रहे हैं लोगों के, जनता के भलाई के नाम पर, चाहे अस्पताल खोलिए, स्कूल खोलिए, सड़क बनाइए, जो भी करिए आप, खर्चे तो हो रहे हैं। इन सब पैसों को जोड़ लीजिए। ओ, मतलब सबको 20,000 का पेंशन हर आदमी को दिया जा सकता है। दिया जा सकता है उतने पैसे से। लेकिन ये सवाल तो कोई नहीं उठा रहा। नहीं उठा रहा है। जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। हाँ, तो वो तुकबंदी हो गई है। अब अरविंद केजरीवाल ने कर दिया कुछ, तो हम भी कहे जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर गंभीर विचार करने की ज़रूरत है, तभी कोई बदलाव का नया रास्ता दिखेगा, विश्वसनीय रास्ता दिखेगा। अगर इस पर कोई गंभीरता नहीं है तो भाई समाज रुकता नहीं है, समाज अपनी गति में चलता है और क्षण क्षण हम बदलते हैं। एक सवाल, आखिरी सवाल है कि ठीक है, आप तो जेपी का भी आपने साथ दिया, ठीक है, जब भी कोई बड़ा आंदोलन हुआ आप उससे जुड़े रहे। अब जनसुराज से आप जुड़े हैं, उसको समर्थन कर रहे हैं वैचारिक रूप से, जैसे भी हो। आप जनसुराज का क्या भविष्य देखते हैं? जिस तरीके से चल रहे हैं उसके सूत्रधार प्रशांत किशोर, उससे कोई रास्ता निकलेगा? देखिए, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। मैं अगर आपसे ईमानदारी की उम्मीद करता हूँ। नियत पर शक हो तो अलग बात नहीं है, पूरा उम्मीद करता हूँ। ईमानदारी की बात यह है कि हम और हमारे जैसे लोग प्रशांत जी से मिलने नहीं गए थे। इनकी टीम ने महीनों परेशान किया, मेरा परिचय भी नहीं था, और ये कहा गया कि भाई पटना चलिए प्रशांत जी से मिलने। तो मैंने कहा कि मैं पटना नहीं जा सकता हूँ, नौकरी में था, विश्वविद्यालय में गांधी विचार विभाग में अध्यक्ष था। 2200 बच्चों को हमने गांधी विचार में एमए की डिग्री दी है। तो हमने कहा प्रशांत जी जब भागलपुर आएंगे तो हम मिलेंगे। संयोग से प्रशांत जी भागलपुर आए तो मुलाकात हुई, और पहली मुलाकात में बहुत साफ साफ हमने कहा कि भाई मैं ये महसूस करता हूँ कि 3 तरह की ताकत खड़ी करनी है। एक पीपुल्स फ्रंट, लोक शक्ति को, दूसरा पार्लियामेंट्री फ्रंट, और तीसरा कैटलिक एजेंट के रूप में युवाओं की सेना। तो जब शुरुआती दौर में हम लोग बात किए तो इन्होंने प्रस्ताव रखा कि हम लोग 2 अक्टूबर को भितिहरवा आवें, और चूँकि गांधी जी का नाम लेकर हम काम शुरू किए हैं, इनका खुद का सर्वे जो बताया इन्होंने कि आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग गांधी को पसंद करते हैं, व्यवस्थित काम करते हैं, वो सर्वे के आधार पर निर्णय लेते हैं, मैं इसकी प्रशंसा भी करता रहता हूँ। तो हमने कहा कि मुझे 1 महीने का समय चाहिए। क्यों चाहिए समय? तो हमने कहा कि हम 50 साल से काम करते रहे हैं, मित्रों से जुड़ाव है, जरा एक बार उनसे पूछ तो लें। तो दल सिंह सराय में हम लोगों ने एक बैठक बुलाई, 118 लोग उसमें जुटे थे। एक प्रतिनिधि मंडल प्रशांत किशोर जी की ओर से आया था, मुझे 2 नाम जरूर याद है, आर.के. मिश्रा जी थे और रेखा सोरेन थी, तो और 3 लोग थे। बातचीत हुई और साथियों ने तय किया कि हम डायलॉग में रहेंगे। तो 22 में गए अक्टूबर में, तब से विश्वविद्यालय से जब भी छुट्टी मिली या छुट्टी ले पाए तो उन दिनों तक जाते रहे यात्रा में, समझते रहे चीज़ों को।
धीरे 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 चीज़ें बढ़ती गई। अब अभी जो लग रहा है मुझे कि शायद थीम सॉन्ग बदल गया है, जन स्वराज का थीम सॉन्ग बदल गया, ऐसा मुझे लगता है। क्या पहले दिखा था और अभी क्या सुनाई दे रहा है? मुझे तो एक ही चीज़ दिखा था, बिहार में बदलाव की बात, और बदलाव के लिए क्या क्या करना है इस पर गंभीर निष्कर्ष निकालने की बात, और उसके लिए 3 संगठन को खड़ा करना, पार्टी के रूप में, अभियान के रूप में और वाहिनी के रूप में। जनस्वराज वाहिनी नाम उसी लिए लाया गया था, पुरानी वाहिनी से कोरिलेट करते हुए। अब संघर्ष वाहिनी में हम लोग एक तरह से कहिए कि आरएसएस के तर्ज पर ट्रेनिंग देते थे नए लोगों को विचार का, तो मानसिक रूप से तैयार होना बच्चों का और बदलाव के लिए कमिटेड होना ये बहुत ज़रूरी है। तो वो प्रक्रिया मुझे नहीं दिख रही है कि कोई मानसिक प्रशिक्षण का, जिसको आजकल अंग्रेजी में कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग मैं ये शब्द नहीं प्रयोग करता हूँ। ब्रेन स्टॉर्मिंग, बिल्कुल। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए कोई चीज़ मुझे नहीं दिख रही है। अभियान भी नहीं दिख रहा है कहीं ऐसे लोगों का जो दलों में नहीं रहेंगे, लोक शक्ति को संगठित करने का काम करेंगे, तरह तरह के आंदोलनों को विकसित करने का काम करेंगे, वो भी नहीं दिख रहा है। हाँ, एक पार्टी ज़रूर बन गई है, तो पार्टियां तो बनी हुई हैं, पहले भी बहुत पार्टियां बनी हुई है, उससे क्या फर्क आगे पड़ने भी वाला? बनती रहेंगी, वो चलता रहता है। मतलब जन स्वराज से आपको कोई रास्ता बिहार को बाहर निकालने का नहीं दिखाई दे रहा है? मुझे जो दिखाई दे रहा है वो मैं कुछ गंभीर चर्चा की तरफ जा रहा हूँ। वो ये है कि बिहार के पास सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है एशिया महादेश में। बिहार के पास प्रचुर मात्रा में मीठा जल है। बिहार के पास प्रचुर मात्रा में नदियों का, वर्षा का जल है। तो जल प्रबंधन के आधार पर, मिट्टी में खेती के आधार पर जो औद्योगिक विकास बिहार का हो सकता है, उस नाम पर बड़े पैमाने पर बिहार में निजी क्षेत्र के आने की मुकम्मल तैयारी हो चुकी है। भारत सरकार भी उसी से सहमत है, बिहार सरकार भी सहमत है, और मुझे लगता है कि प्रशांत जी ने कोई योजना दी नहीं है कि ये हमारी योजना है, तो केवल कह रहे हैं कि बस सरकार बन जाएगी तो 10 से 12 हज़ार लोगों को हम पैसा देने लगेंगे। एक आध बार कहीं कहीं बोले हैं कि कंपनियां तैयार बैठी हैं। तो बिहार के मिट्टी को, पानी को, सस्ते श्रम को अगर बड़ी कंपनियों के हाथ में ही सौंपना है और यही विकास है, एक चीज़ साफ कर दूं, मैं पूंजी के खिलाफ नहीं हूं। पूंजी के मालिकी पर बात करने की ज़रूरत है। पूंजी का मालिक व्यक्ति होगा, सरकार होगी, या समाज में कोई रास्ता निकलेगा। गांधी ट्रस्टीशिप के पक्ष में थे, वो मालिक और मजदूर दोनों को पूंजी का मालिक मानते थे। लेकिन आप प्रोफेसर साहब, आपसे इतनी देर बात करके मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो आपका सपना है, जो ऐसा बिहार आप देखना चाहते हैं, उस बिहार को बनाने का कोई प्रयास जन स्वराज की तरफ से भी नहीं दिखाई दे रहा। देखिए, ये आकलन आप लोग करते हैं, करना भी चाहिए आप लोगों को। हम लोग निराश नहीं हैं, क्योंकि हमने कोई ठेका नहीं लिया था और किसी ने हमको लाके अपने से बोझ सर पर लादा नहीं है। हम लोग अपनी चेतना से, अपने विकास से पिछले 51 साल से बिहार के बदलने का सपना देख रहे हैं। और हम आपको एक बात कहना चाहते हैं कि हम निराश भी नहीं हैं। जिस 74 में बिहार का जो दृश्य हमने देखा था, 24 में उसको बदलते हुए एक मुकाम हम लोगों ने हासिल किया है। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, कम से कम सामाजिक शक्तियाँ मुक्त हुई हैं, महिलाएं मुक्त हुई हैं कटघरे से। तो ये सब हम लोगों के अपने अचीवमेंट हैं और उसका संतोष है। इसलिए हम लोग जीवन में निराश भी नहीं हैं। छात्रों का जो आंदोलन चल रहा, सत्याग्रह चल रहा था, वो भटक गया मुझे लग रहा है।
गांधी मैदान में जिस तरह से हजारों छात्रों को लेकर आप प्रशांत किशोर पहुंचे मार्च करने, फिर वहां से निकल गए, छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, पुलिस लाठीचार्ज। अब धरना स्थल पर मैं गया था आज, छात्र मुट्ठी भर दिखाई दे रहे हैं, कोई शिक्षक दिखाई नहीं दे रहा है, कोई नेता दिखाई नहीं दे रहा है। बच्चे क्या करेंगे ज़रा मुझे बताइए कि बच्चे को तो नौकरी की लालसा है, उन्हें लगा कि जिस तरह से परीक्षा में अनियमितता हुई तो हमारा पत्ता गया, तो इस बात को उठा रहे हैं। ये परिस्थिति तब के ज़माने में भी, 74 के ज़माने में भी विद्यार्थियों में थी। मैंने आपको हंसी आएगी कि मोना सिनेमा में कंसेशनल टिकट मिले, ये भी एक डिमांड था। तो बच्चे तो अपने तरह सोचेंगे, कॉपी कागज़ कलम, पढ़ाई लिखाई, और क्या सोचेंगे, नौकरी चाकरी। ये हमारा दायित्व था, हम सबका दायित्व था कि उस बच्चे को हम प्रॉपर गाइड करते। क्या बात हो गई, क्या इस पटना में 100 लोग भी नहीं जिंदा हैं ऐसे पढ़े लिखे लोग जो विचारवान लोग हों? उनको जाना चाहिए बच्चों के पास। बच्चे सड़क पर उतर रहे हैं, ये अशुभ घटना नहीं है। बच्चे अगर सिस्टम को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। कल का समाज उन्हीं का है, उनको ही कष्ट या सुख भोगना होगा। तो बच्चों को प्रशिक्षित करना, बच्चों को रास्ता बताना, ये हमारा काम है। लेकिन सारे राजनीतिक दल तो भटका रहे हैं बच्चों को। वो भटका कहाँ रहे हैं, वो तो लीड लेने के लिए तड़फड़ा रहे हैं। हाँ, सब लीड लेना चाहता है। तो क्या मतलब है भाई, नेता तो आप हो ही। प्रशांत किशोर भी तो लीड ही लेने गए थे, मार्च पर छात्रों को निकाल दिया, बीच में छोड़ के भाग गए। आपको प्रशांत बैनिया हो गया है, आप क्यों उसमें भटक रहे हैं भाई? जब सब कोई कर रहा है तो और भी कर रहा है। ठीक है, प्रशांत किशोर से ये उम्मीद किया जा सकता है। अगर मैं इसको ठीक मानता तो मैं आपको वैकल्पिक सुझाव देता। मैंने तो कहा कि इस शहर में जो शांतिमयता में भरोसा रखने वाले, निर्दलीयता में भरोसा रखने वाले और दलों में भी परिवर्तन की आकांक्षा रखने वाले दलीय राजनीति वाले, मैं दलीय राजनीति के खिलाफ नहीं हूँ। मैं स्वयं मानता हूँ कि दल होना चाहिए। कौन सा दल? जो लोक शक्ति को खड़ा करने का काम करे, जो कैथलिक एजेंट को खड़ा करने का काम करे, एक ऐसा दल जो परिवर्तन के चीज़ों को आगे बढ़ाए। मैं तो जनसुराज को उस रूप में देख रहा हूँ। अभी भी उम्मीद है उनको ये इस कसौटी पर खड़ा उतरना चाहिए, ये मेरी जिज्ञासा है। और उसी तरह के दल को बनाने के लिए हमारे जैसे लोग जुड़ते हैं। अगर वो नहीं बनेगा तो हमें कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि हम लोग कई बार चले गए हैं। इस देश की जनता 47 में चली गई, 48 में गांधी को गोली मार दिया गया, विनोबा जी को छला लोगों ने, महात्मा फूले को छला लोगों ने, अंबेडकर को छला लोगों ने, जयप्रकाश को छला, गांधी को छला, लोहिया को छला, और तो और छोड़ दीजिए। अगर लोग बुरा ना माने तो हमने तो रामकृष्ण शिव को भी ठग लिया। जरा गौर से देखिए, राम के चेले क्या क्या कर रहे हैं, कृष्ण के चेले क्या क्या कर रहे हैं। तो एक दौर है, इस दौर में एक सपना दिखाया गया है कि जिंदगी का अर्थ है खाओ पियो मौज करो। उस सपने में जब आप नौजवानों को तैरने के लिए छोड़ देंगे तो कोई गांधी बनना क्यों कबूल करेगा, कोई जयप्रकाश क्यों बनेगा? इसलिए आज रोल मॉडल की जरूरत है। आज रोल मॉडल गांधी नहीं है। कहने के लिए लोग कह दें कि हम गांधी को मानते हैं, उनका रोल मॉडल कोई और है। हम किसी एक का नाम नहीं लेना चाहते हैं। इस सच्चाई को आज न कल उनको भी कबूल करना पड़ेगा जो रोल मॉडल बनने के लिए बेताब हैं। दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं। कोई व्यक्ति चंद्रगुप्त और चाणक्य एक साथ बनेगा, ऐसा संभव नहीं है। तो चंद्रगुप्त को तैयार होना पड़ेगा कि हमको चाणक्य का अंकुश जानना चाहिए। नई पीढ़ी को कोई बताता नहीं है। जान लीजिए, चंद्रगुप्त जब राजा हो गए, चाणक्य जब मंत्री हो गए, तो चंद्रगुप्त की एक प्रेमिका थी, उससे शादी करना चाहते थे। बात चाणक्य तक आई। चाणक्य देश की रक्षा के लिए
चाहते थे कि चंद्रगुप्त की शादी सेल्यूकस की बेटी से हो जाए, और चाणक्य रात में उस लड़की के पास गए, देश उसको बताया, उस लड़की को समझाया कि देशभक्ति के लिए अगर व्यक्तिगत प्रेम को छोड़ना भी पड़े तो वो ज़्यादा सही है, और वो लड़की गायब हो गई। चाणक्य ने कोई हत्या नहीं कर दिया था, लड़की गायब हो गई, राजा के राज से लड़की गायब हो गई, राजा पता नहीं लगा सका। ये चाणक्य की ताकत थी, जो शासक नहीं था। और चाणक्य ने उस लड़की को अलग किया, सेल्यूकस की बेटी से शादी हुई चंद्रगुप्त की, आगे परिवार चला, उसी में से सम्राट अशोक जैसे लोग आए। और जीवन के अंतिम दौर में चाणक्य को पता चला कि वो लड़की बौद्ध विहार में है और बौद्धिस्ट हो गई है। तो चाणक्य चंद्रगुप्त गए मिलने, उन्होंने कहा कि चलो वापस चलो। कहा उस महिला ने कि अब हम बहुत आगे बढ़ाए हैं, अब यहाँ से लौटना संभव नहीं है। तो जहाँ से लौटना संभव नहीं हो, उस रास्ते को स्वीकार करना एक बात है, और बार बार हम रास्ते पर चलें और फिर लौट के उसी जगह चले आए जहाँ से हम चले थे, ये तो सत्ता बड़ी न्यारी है। मैं अपनी बात पूरी करूँगा आपको कि हम सब लोग जिनका सनातनी परंपरा में विश्वास है, भरोसा है, गांधी स्वयं अपने को सनातनी हिंदू मानते थे, उनके जो बहुत प्रतिष्ठित माने जाते हैं उसमें से आदि गुरु शंकराचार्य एक बड़ा नाम है। शंकराचार्य से उनके शिष्यों ने पूछा कि आपके माया दर्शन में माया का सगुण रूप क्या है? तो शंकराचार्य ने कहा कि कंचन, कामिनी और कीर्ति, यानी पैसा, स्त्री पक्ष और यश कमाने की कामना। आज का संकट ये है कि हमारा बड़ा आदमी इन तीन से बाहर निकल नहीं पा रहा है। तो फिर बदलाव कैसे होगा? और गांधी लिखते हैं, जयप्रकाश लिखते हैं, बुद्ध लिखते हैं कि अपयश में जाकर काम करने की चीज। कबीर लिखते हैं, कबीरा खरा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे अपना चलो हमारे साथ। तो जो लोग बदलाव की बात कर रहे हैं उनको लाठी लेकर निकलना पड़ेगा और अपना घर जलाना पड़ेगा। घर में सुख शांति बनी रहे और परिवर्तन समाज में हो जाएगा। ऐसा आज तक दुनिया में नहीं हुआ। तो ये जो नए पुरुषार्थी लोग पैदा हुए हैं, क्या ये उल्टी नदी बहाना चाहते हैं? असंभव, असंभव, असंभव। तो आपने सुन लिया, प्रोफेसर साहब को साफ संकेत इन्होंने दे दिया है कि कोई अगर उल्टी गंगा बहाना चाहता है तो बहने वाली तो है नहीं। पहले खुद को बदलना होगा और बदलाव के लिए तैयार करना होगा अपने आप को, तभी कुछ बाहर आप बदलाव ला पाएंगे। चलो वो